अब ये है कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि जब आपने ओरेकल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं। एक आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशनल या एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है जो कि मेनली डाटा की सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। एक हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जो कि हम कह सकते हैं मेनली रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है। तो सेम हम लोग आईसीएम की एग्जांपल लेंगे और एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे और इसी को हम लोग अपने आगे प्रोजेक्ट में लेके चलेंगे। जी गाइस, तो चलिए फिर अब थोड़ा सा हम लोग फाइनेंशियल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अभी तक जो है मैं आपको जो पिछली 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर ओरेकल फ्यूजन के बारे में बता चुका हूँ, ओरेकल फ्यूजन फाइनेंशियल्स के बारे में बता चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जो है ना ओरेकल फ्यूजन क्लाउड एप्लीकेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद मैंने आपको क्लाउड के बेनिफिट्स के बारे में बताया। उसके बाद हमने डिफरेंसेस बिटवीन ईबीएस एंड फ्यूजन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। उसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ओरेकल के अंदर जो है ना हमारे पास एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों ने पहले थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी किया था। इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो बेहतर है कि पहले आप वो जाकर देख लें। एनी हाउ, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको हाई लेवल ज़रा डिटेल क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फिर हम लोग अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो बेसिकली जब भी आपने ओरेकल की फ्यूजन की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आपके पास जो है ना 2 तरह के स्ट्रक्चर होंगे। बेसिकली तो एक अम्ब्रेला एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर हम लोग कह सकते हैं एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होगा, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो होगा वो डाटा की सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है ना वो बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होगा। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास चीज़ आ रही है, एक एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर तमाम हमारा जो है ना वो बिज़नेस रन करेगा। एंटरप्राइज के अंदर डिवीजन्स होते हैं, उसमें लेजर्स होते हैं, लीगल एंटिटीज़ होती हैं, बिजनेस यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी एंटरप्राइज के अंदर बिल्ड होती हैं। और उसके बाद हमारे पास एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेटर है। वो एक टूल है जो कि हेल्पफुल है हमारे लिए, जिसके थ्रू हम लोग ये पूरा स्ट्रक्चर क्विकली एंड फास्टली डिज़ाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि जब आपने फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, लाइक फॉर एग्जांपल आपके समझ लें कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज लाइक आईसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज। आईसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर 5, 6, 7 डिफरेंट बिजनेसेस हैं और उसकी डिफरेंट कंपनीज हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के लिए टॉप के ऊपर जो हमारे पास होगा एक एंटरप्राइज होगी। नॉर्मली जब आप ओरेकल से लाइसेंस परचेज़ करते हैं, ओरेकल वाले आपकी एक एंटरप्राइज क्रिएट करके आपको दे देते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर जो है ना काम करते हैं। तो नॉर्मली क्या है, एंटरप्राइज के अंदर हमारे पास लेजर्स होते हैं। हम लोग डिफरेंट लेजर्स क्रिएट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखें, लेट्स अज्यूम ये आईसीएम है या विजन होल्डिंग कंपनी का एक एंटरप्राइज है। उसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट लेजर्स हैं। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल यूएसए में भी काम कर रही है, कनाडा में भी काम कर रही है, यूके में भी काम कर रही है, पाकिस्तान में भी काम कर रही है, सऊदी अरब में भी काम कर रही है, यूएई में भी काम कर रही है। अब हर एक के लिए हमारे पास डिफरेंट लेजर होगा। अब क्यों डिफरेंट लेजर होगा हर कंट्री के लिए, हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब हम लोग लेजर को फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बनाना सीखेंगे। आज मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। एनी हाउ, एंटरप्राइज के अंदर लेजर्स होंगे और लेजर्स के अंदर आपके पास लीगल एंटिटीज़ होंगी। अब लीगल एंटिटीज़ क्या चीज़ है, ये आपकी एक कंपनी है। अभी आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग जो है ना ओरेकल फाइनेंशियल की कुछ कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखेंगे और समझेंगे जो कि हमारे पूरे फाइनेंशियल के स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होनी है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको सारी की सारी टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी टर्म्स के बारे में आपको नहीं पता या मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया तो आप कमेंट्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पे एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारे पास अकाउंट्स को, बुक्स को मेंटेन करने के लिए लेजर्स होते हैं जो कि हमारे पास एंटरप्राइज के अंदर होंगे। उसके बाद लेजर्स के अंदर हमारे पास लीगल एंटिटीज़ होती हैं। लीगल एंटिटी एक कंपनी है जो कि एक फॉर एग्जांपल कंट्री के अंदर रिप्रेजेंट कर रही होती है, जिसके ऊपर आप टैक्सेशन पे करते हैं। अब लीगल एंटिटी के अंदर हमारे पास बिजनेस यूनिट्स होते हैं। तो बिजनेस यूनिट्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, लाइक फॉर एग्जांपल
पाकिस्तान में हम लोग ले लेते हैं। पाकिस्तान में हम लोग ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम हमारे पास एक बैंक है MCB बैंक। अब MCB बैंक की हो सकता है 6, 7, 8, 10 ब्रांचेज़ हों। अब वो 10 ब्रांचेज़ में से कोई परचेजिंग के लिए यूज़ हो सकती है, उसमें से एक हेड ऑफिस हो सकता है जो अकाउंटिंग के लिए यूज़ हो सकता है। तो इस तरीके से जो है ना आपके पास आप ये कह सकते हैं कि बिज़नेस यूनिट्स आप क्रिएट करेंगे। हम बिज़नेस यूनिट्स को मैप कर सकते हैं एक ब्रांच के साथ। लाइक एक सिटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, बट उन सारी ब्रांचेज़ की हो सकता है कि लीगल एंटिटी एक ही हो। तो वो एक कंट्री, एक लीगल एंटिटी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं और उन ब्रांचेस के डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं कि ये ब्रांच किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। और अब एक बिज़नेस यूनिट्स के अंदर आप देखें एक से ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल USA के अंदर आपके पास USA BU के अंदर 2 इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन आप ये कह सकते हैं कि एक स्टोर रूम या आप कह सकते हैं एक वेयर हाउस जहाँ पे आपका इन्वेंट्री या स्टॉक का डाटा अवेलेबल होगा। ये सारा का सारा जो है ना हमारे पास है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बताया है कि जब भी आपने ओरेकल वालों से लाइसेंस लेना है तो टॉप लेवल के ऊपर आपके पास एंटरप्राइज होगी। एंटरप्राइज के अंदर आपकी लीगल एंटिटीज़ होंगी या लीगल कंपनीज़ होंगी और आपकी तमाम की तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लीगल कंपनीज़ के साथ लिंक कर रही होंगी और लीगल कंपनी जो सी है वो बैलेंसिंग सेगमेंट के साथ अटैच होगी। हर लीगल कंपनी के लिए, हर लीगल एंटिटी के लिए एक बैलेंसिंग सेगमेंट वैल्यू होगी। और आपके पास एक कॉर्पोरेट लेजर हो सकता है, सब्सिडरी लेजर्स भी हो सकता है। और जब कॉर्पोरेट लेजर सब्सिडरी लेजर्स के आप कंसोलिडेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। कुछ टर्म्स हो सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से भी क्लियर ना हो, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे आपको सारी टर्म्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। प्लस ये कि आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो लेजर के साथ, सब्सिडरी लेजर के साथ हमारे पास बिजनेस यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और सब इसके अंदर हम लोग डिपार्टमेंट्स या कॉस्ट सेंटर्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्राइज मैंडेटरी या एंटरप्राइज के बगैर जो है ना वो हमारा काम नहीं हो सकता। और एंटरप्राइज लाइक हम कह सकते हैं कि एक हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। अब जब हम आते हैं एंटरप्राइज के अंदर लेजर क्रिएट करने, अब लेजर जो है ना वो हमारी बुक्स है। तो बुक्स के अंदर लेजर के से रिलेटेड जो है ना आपके पास 4 चीज़ें जिसको हम कहते हैं 4 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक C है चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा C है करेंसी, कैलेंडर, अकाउंटिंग मेथड। अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर यह है कि आपकी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, बिकॉज जब भी यूज़र ने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसने ट्रांजैक्शन किसी अकाउंट के अगेंस्ट पास करनी है, तो जिसकी बेस पे सिस्टम आपके अकाउंट्स के बैलेंसेस को मेंटेन करेगा। इसके लिए हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है ना वो हायरार्कीज़ हो सकती हैं, सेगमेंट्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग इसके अंदर काम करें, लेजर के अंदर करेंसी है, एक हमारे पास बेस करेंसी होती है, बाकी हमारे पास जो है ना वो ट्रांजैक्शनल करेंसीज हो सकती हैं। तो बेस करेंसी एक लेजर के अंदर एक ही बेस करेंसी होगी, तो उस बेस करेंसी के अंदर जो है ना वो आपका क्या कहते हैं तमाम के तमाम ट्रांजैक्शंस होंगी। लेकिन ट्रांजैक्शनल करेंसी जो है ना वो आपकी कोई भी हो सकती है। लाइक आप सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, बेस करेंसी आपकी सऊदी रियाल होगी, बट सऊदी अरब में बैठ के आप US डॉलर में डील कर सकते हैं, यूरो में डील कर सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशंस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये होगी हमारे पास करेंसीज। उसके बाद हमारे पास कैलेंडर्स आते हैं। कैलेंडर्स जो है ना वो हम क्रिएट करते हैं और कैलेंडर्स हर कंपनी के अपने डिफरेंट फाइनेंशियल बेस्ड ऑन द कंट्री रिपोर्टिंग कैलेंडर्स हो सकते हैं। लाइक सम कंट्रीज़ के अंदर जनवरी से लेके दिसंबर तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, किसी कंपनी के अंदर जुलाई से लेके जून तक फाइनेंशियल ईयर होता है, किसी कंपनी के अंदर सितंबर से आपके पास जो है ना वो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। अब ये कैलेंडर्स आप डिफ़ाइन करते हैं अपनी मर्ज़ी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। प्लस अकाउंटिंग मेथड है कि आपकी ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पे होंगी या अक्रूवल बेसिस के ऊपर होंगे। आप अपने बिज़नेस को, आप अपने पेमेंट्स को अक्रूवल्स पे रन कर रहे हैं या कैश पे रन कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है ना आपका मिल के बनाता है लेजर, ठीक है। अगर इन 4 चीज़ में से कोई भी C किसी लीगल एंटिटी का डिफरेंट होगा, आपको डिफरेंट लेजर्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है सऊदी अरेबिया में और एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी USA के अंदर। अब इन दोनों की बेस करेंसी डिफरेंट है,
अब चूँकि इन दोनों की बेस करेंसी डिफरेंट है तो इन दोनों के लिए अलग अलग लेजर होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, सऊदी अरबिया में आपके पास 2 अलग अलग कंपनीज हैं, एक कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट डिफरेंट है, एक कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट डिफरेंट है, तो फिर भी आपको अलग अलग लेजर बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी सारी कंपनीज के चार्ट ऑफ अकाउंट, करेंसी, कैलेंडर एंड अकाउंटिंग मेथड्स सेम हैं तो वो आपका एक ही लेजर के अंडर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लेजर्स बिल्ड करेंगे। लेजर के 4 चीज़ के ऊपर बिल्ड होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ईच अकाउंटिंग सेटअप रिक्वायर्स ए प्राइमरी लेजर। जब भी आपने कोई भी काम करना है, जब भी आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जब भी आपने कोई भी सेटअप्स करनी है ट्रांजैक्शंस के लिए, एक प्राइमरी लेजर लाजमी होगा। जिस तरीके से एक एंटरप्राइज लाजमी होगी, इसी तरीके से एक लेजर प्राइमरी लेजर लाजमी होगा। तो हम एक प्राइमरी लेजर क्रिएट करेंगे। ईच अकाउंटिंग सेटअप रिक्वायर्स ए प्राइमरी लेजर एंड ऑप्शनली कैन इंक्लूड 1 और मोर सेकेंडरी लेजर्स एंड रिपोर्टिंग करेंसीज। हम लोग सेकेंडरी लेजर्स और रिपोर्टिंग करेंसीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग करेंसीज रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस के लिए हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी और करेंसीज के अंदर अपनी रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी लेजर्स आपके किसी और मेथड पे, किसी और पीरियड पे, किसी और जो जीएल के ऑप्शंस के तौर पर आप एक ही ट्रांजैक्शन के लिए सेकेंडरी लेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो आप एक प्राइमरी लेजर क्रिएट करेंगे अब और सेकेंडरी लेजर क्रिएट करेंगे और रिपोर्टिंग करेंसीज क्रिएट कर सकते हैं। अब इन सब के लिए आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर, करेंसी एंड अकाउंटिंग मेथड होना चाहिए। ये 4 चीज़ कहलाते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ लेजर्स एंड सब लेजर इज़ अनलिमिटेड एंड डिटरमिन्ड बाय योर बिजनेस स्ट्रक्चर एंड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। नाउ इधर आपको समझना है कि ये आपका आर्ट है, ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपका नॉलेज है कि आपने देखना है, आपने एनालिसिस करना है बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को, और उसकी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर आपने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है, और पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर लेजर आपने डिफ़ाइन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने लेजर चाहिए। ठीक है, अब ये है कि जब आप लेजर डिफ़ाइन करते हैं तो आपके बिज़नेस के अंदर जो है ना डिफरेंट डिवीजन्स हो सकती हैं। डिवीजन्स आप ये कह सकते हैं डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन हो सकती हैं, डिफरेंट जियोग्राफी की बेस के ऊपर हो सकती है। तो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, ताकि हम लोग अपने असल टॉपिक के ऊपर चलते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, लीगल एंटिटीज़ के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लीगल एंटिटी एक कंपनी है जो कि किसी भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रही होती है, और उसकी बेस पे उसके कंपनी के जिनसे ना वो टैक्सेस क्रिएट होते हैं। और अब ये बिज़नेस यूनिट्स के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ। आप उसके अंदर लीगल एंटिटी के अंदर बिज़नेस यूनिट्स क्रिएट करते हैं, और आप एक लीगल एंटिटी के अंदर एक से ज़्यादा बिज़नेस यूनिट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर। नॉर्मली है कि आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर जो है ना आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं किसी सर्टेन डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो डिपार्टमेंट्स को एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स का एचआर का डिपार्टमेंट है, लाइक ये लोग एचआर का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से किसी और सेम कंपनी के अंदर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स का डिपार्टमेंट हो सकता है। तो मार्केटिंग में मार्केटिंग के लोग काम कर रहे हैं, सेल्स में सेल्स के लोग काम कर रहे हैं, अकाउंट्स में अकाउंट्स के लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक से रिलेटेड जो है ट्रांजैक्शन स्टोर करने के लिए होते हैं। अब हमारे पास एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेटर है, जिसके थ्रू, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेटर से आप ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है क्विकली, फास्टली एंड रैपिडली जो है ना वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्ड करके दिखाया था। तो हमारे पास एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेटर भी है, और हम लोग रेफरेंस डाटा यूज़ करते हैं, रेफरेंस डाटा सेट्स यूज़ करते हैं अपने डाटे को कंट्रोल करने के लिए कि किस यूज़र को कौन सा हम लोगों ने डाटा देना है। तो ये हम लोग रेफरेंस डाटा सेट्स भी क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनेंशियल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि हम लोगों ने पहले नहीं डिस्कस किया। ठीक है, तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स आर द एंटिटीज़ दैट डिफाइन द रिपोर्टिंग, लीगल एंड द बिजनेस एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिज़नेस जब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बड़ा वेल डिफ़ाइन करें, आपका तजर्बा हो, आपको पता हो, आपको बिज़नेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि स्ट्रक्चर जब आपका एक दफ़ा डिफ़ाइन हो जाता है, इट्स नॉट चेंजेबल। तो जब आपने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है, तो आपने कंपनी की करंट बिजनेस रिक्वायरमेंट को भी देखना है, और आपने कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को भी देखना है। आज अगर ये कंपनी किस जगह
जगह पे स्टैंड कर रही है और लाइक अगर 10 साल के बाद वो किस जगह पे स्टैंड करिए। एटलीस्ट जब आप कंपनी का स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा जो है ना देखिए कि अप टू नेक्स्ट 10 ईयर्स कंपनी कहाँ पे होगी, क्योंकि नॉर्मली ERP सॉल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशंस हर दूसरे दिन नहीं हो सकती, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, चेंज रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यह है कि आप ये समझें कि आपको एक ही दफ़ा स्ट्रक्चर उसका बिल्ड करना है जो कि बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, फाइनेंशियल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर एंड करेंसीज, ये सारी की सारी चीज़ें। इस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर लीगल एंटिटीज़ हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेजर की ऑप्शंस हैं, लेजर्स कैसे डिफाइन करने और उसकी काउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे, वो भी हम देखेंगे, और बिजनेस यूनिट्स भी देखेंगे। इसके ऊपर अभी हम लोग हैंड्स ऑन भी करेंगे, या तो इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो सा 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर, करेंसीज एंड अकाउंटिंग मेथड्स। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कोर इम्पॉर्टेंट, जिस पे कंपनीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इम्प्लीमेंटेशन का, टाइम आपकी कन्फिग्रेशन पे इतना ज़्यादा नहीं लगता, टाइम नॉर्मली क्या है कि बिज़नेस यूज़र को इसके समझने में और अपनी रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन करने में लगता है, ठीक है। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आपके पास लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आएंगे, वैल्यू सेट्स आएंगी, चार्ट ऑफ अकाउंट के स्ट्रक्चर्स आएंगे, इंस्टेंसेस आएंगे, हायरार्कीज आएंगे और क्रॉस वैलिडेशन रूल्स आएंगे। ये हम अभी आगे जाकर डिस्कस करते हैं। उसके अलावा ये है कि इसके अंदर हमारे पास अकाउंटिंग कैलेंडर्स डिफाइन होते हैं और ट्रांजैक्शन कैलेंडर्स डिफाइन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और करेंसीज होंगी, बेस करेंसीज होंगी, और उसके अलावा करेंसी की जो है ना डेली रेट्स और करेंसी के डिफरेंट टाइप्स होंगे, कन्वर्जन टाइप्स होंगे। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर कोर चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने लगे। अब जब आपने किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, उसके लिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में पहले प्रीवियस लेक्चर में भी तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने रैपिड इम्प्लीमेंटेशन की शीट्स को फिल किया था। अब थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चार्ट ऑफ अकाउंट जब आपने बिल्ड करना है, प्लस आपको कुछ थोड़ी सी टर्म समझनी है। चार्ट ऑफ अकाउंट आपने बिल्ड करना है तो ये आपके पास एक सॉर्ट ऑफ फ्लैक्स फील्ड होगी। फ्लैक्स फील्ड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर आप मल्टीपल सेगमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब ये जो पिक्चर के अंदर आपके पास एक चार्ट ऑफ अकाउंट नज़र आ रहा है, या जो फ्लैक्स फील्ड नज़र आ रही है, जो जिसके सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो किसी कंपनी के अंदर 5 सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और किसी के अंदर 10 भी हो सकते हैं। अब ये कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कितने सेगमेंट्स होने चाहिए, ये आपको डिफ़ाइन करना है। आपके सेगमेंट्स इतने होने चाहिए कि डिफरेंट बिजनेस की डायमेंशंस पे डिफरेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर डिफरेंट डायमेंशन जो है ना, वो आपकी रिक्वायरमेंट को, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकें। और इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि बिला वजह यूज़र के ऊपर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करें। तो नॉर्मली अक्सर कंपनीज़ के अंदर 4 से लेके 5 6 7 8 तक होते हैं, बट लिमिट आपके पास 30 सेगमेंट्स तक की है। आप देखें कि जितने आप सेगमेंट्स ज़्यादा क्रिएट करेंगे, उतनी जो है ना यूज़र्स को उसमें से वैल्यूज़ चूज़ करनी पड़ेगी और उसके ऊपर यूज़र के ऊपर बर्डन होगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना है। अभी इस एग्जांपल के अंदर ये मेरे पास एक सेगमेंट है कंपनी का, एक सेगमेंट है डिवीज़न का, एक सेगमेंट है डिपार्टमेंट का, एक सेगमेंट है अकाउंट का, और एक सेगमेंट है प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब इसके अंदर सेगमेंट के अंदर हमारे पास आती हैं वैल्यू सेट। हर सेगमेंट के साथ आप वैल्यू सेट क्रिएट करके उसको लिंक कर सकते हैं, और ये वैल्यू सेट जो है ना, वो और डिफरेंट जगहों पे भी यूज़ हो सकती है। वैल्यू सेट इंडिपेंडेंट होती है फ्लैक्स फील्ड से, या इंडिपेंडेंट होती है आपके स्ट्रक्चर से, बट वैल्यू सेट कैन बी यूज ऑन मैनी प्लेस। तो ये बेसिकली आप कह लें कि टेम्पररी कॉलम होता है जो कि आपके सेगमेंट के साथ अटैच हो जाता है। और अब वैल्यू सेट के अंदर जब आप डाटा एंटर करते हैं तो ये उसकी वैल्यूज़ होंगी, और वैल्यूज़ के बाद जब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ये उसके कॉम्बिनेशंस होंगे। लाइक सेगमेंट 1 में से ये ले लो, सेगमेंट 2 में से ये ले लो, सेगमेंट 3 में से ये ले लो, सेगमेंट 4 में से ये ले लो, सेगमेंट 5 में से ये ले लो। तो ये उसका कोड कॉम्बिनेशन होगा, और ये उस कोड कॉम्बिनेशन की डिस्क्रिप्शंस होंगी। तो इस तरीके से आपकी जो है ना, वो बेसिकली एक फ्लैक्स फील्ड बिल्ड होती है, जिसके अंदर
डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स के साथ वैल्यू सेट अटैच होती हैं, वैल्यू सेट के साथ वैल्यूज़ होती हैं और उसके बाद कम्बिनेशन होते हैं। इसके ऊपर, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम इस वजह से लगा रहा हूँ, इसको बार बार रिपीट डिफरेंट स्टाइल्स इसलिए करूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि यही बेसिक कोर है। कॉन्सेप्चुअली जब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फाइनेंशियल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है या टोटल ERP की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो ये किसी नए बंदे के लिए फ्लैक्स फील्ड के अंदर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप ई-बिज़नेस पे काम कर रहे हैं, अगर आपने ई-बिज़नेस पे पहले इम्प्लीमेंटेशन की है तो आपके लिए थोड़ा सा इसको समझना काफ़ी आसान होगा। तो एनी हाउ हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया, ये स्ट्रक्चर का स्टाइल ई-बिज़नेस में और फ्यूजन के अंदर सेम है। अब आगे जो हम लोग चल रहे हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट फ्यूजन में कैसा होगा, जो कि ई-बिज़नेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि ई-बिज़नेस के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लैक्स फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जबकि ई-बिज़नेस में हम फ्लैक्स फील्ड क्रिएट करेंगे, जब हम लोग फ्यूजन एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये जो मल्टीपल सेगमेंट्स होंगे उसको हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, और स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास सेगमेंट्स लिंक होंगे और सेगमेंट्स के साथ हमारे पास लेबल्स होंगे। अगर हम लोग अपना ओरेकल ई-बिज़नेस को देखें ना, अगर हम ओरेकल ई-बिज़नेस में जो हमारे पास टर्म लेबल की जगह पे यूज़ होती है वो होती है क्वालिफायर्स, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो है ना वो क्वालिफायर्स के बजाय इधर हमारे पास लेबल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेगमेंट्स के लेबल्स होंगे, लाइक प्राइमरी बैलेंसिंग सेगमेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास उसके अंदर जिस ई-बिज़नेस में था बैलेंसिंग सेगमेंट, इसमें प्राइमरी बैलेंसिंग सेगमेंट है। अब ई-बिज़नेस में और फ्यूजन में ये फ़र्क है कि ई-बिज़नेस के अंदर 1 लेवल पे बैलेंसिंग सेगमेंट होता है, इसके अंदर 3 लेवल तक आपके पास बैलेंसिंग सेगमेंट हो सकते हैं। ई-बिज़नेस के अंदर बैलेंसिंग सेगमेंट था और सेकेंडरी ट्रैकिंग था, तो सेकेंडरी ट्रैकिंग के बजाय जो है ना इन्होंने सेकंड बैलेंसिंग सेगमेंट और थर्ड बैलेंसिंग सेगमेंट जो है ना वो ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। कॉस्ट सेंटर होगा, बेसिकली अगर आपने एक्सपेंस रिपोर्ट बनानी है या अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर का एक सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके कॉस्ट सेंटर्स होंगे या जो आपकी ब्रांचेस होंगी वो आप कॉस्ट सेंटर पे रख सकते हैं। नेचुरल अकाउंट है, इंटर कंपनी है। नेचुरल अकाउंट अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा आपकी ट्रांजैक्शंस को स्टोर करने के लिए, और इंटर कंपनी जो है ना अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज हैं उनके आपस में जो ट्रांजैक्शंस होती है उसके लिए आप लोग इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। अब लोकल यूज़ और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है ना वो लेबल्स फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहे, या आगे से जाकर यूज़ होंगे, तो इसको फ़िलहाल हम लोग छोड़ देते हैं। हम अपनी मर्ज़ी के लेबल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और ये प्री डिफ़ाइंड लेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनको हम फर्दर मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब यह कि चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर के अंदर सेगमेंट्स होंगे और सेगमेंट्स के साथ उसके लेबल्स होंगे। अब इस सेगमेंट्स के ऊपर हम लोग सिक्योरिटी रूल्स लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता हूँ आगे जाकर। तो ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट होगा। जब आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर लेंगे विद द सेगमेंट्स, ठीक है, हर सेगमेंट के साथ एक वैल्यू सेट अटैच होगी, तो उसके बाद आप उसके इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर उस कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस हैं। अब यह है कि उन मल्टीपल बिजनेसेस के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट के इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, और उस इंस्टेंस के अंदर कुछ वैल्यू सेट डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक लेट्स अज्यूम आप देखें आपके पास एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर एक कंपनी मीडिया से रिलेटेड है, एक कंपनी टूरिज़्म से रिलेटेड है, एक कंपनी आईटी से रिलेटेड है। अब हो सकता है इन तीनों कंपनीज़ के डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हो, तो आप उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वैल्यू सेट सेपरेट बना सकते हैं, या हो सकता है कि इवन अकाउंट्स लिस्ट भी डिफरेंट हो, ठीक है, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, तो आप उसके लिए डिफरेंट वैल्यू सेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके सेगमेंट्स के साथ वैल्यू सेट्स होते हैं जो कि इंस्टेंस लेवल के ऊपर ओवरराइड भी हो सकते हैं। लाइक अगर आपने एक
फ्लैक्स फील्ड बनाई है और वो फ्लैक्स फील्ड के ऊपर के साथ आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने सेगमेंट को लिंक किया है और आपने जब उसके इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं तो इंस्टेंसेस के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स लिंक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर हमारे पास ओरेकल ई बिजनेस में नहीं था। जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आप उसके इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, इंस्टेंसेस क्रिएट करने के बाद आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप जब डिप्लॉयमेंट करेंगे तो उसके बाद आप उसकी वैल्यूज़ ऐड करेंगे, उसकी अकाउंट हायरार्कीज़ बना सकते हैं, उसके क्रॉस वैलिडेशन रूल क्रिएट हो सकते हैं और उसके कोड कम्बिनेशन वगैरह बना सकते हैं। कोड कम्बिनेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, क्रॉस वैलिडेशन रूल और हायरार्कीज़ को मैं आपको आगे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आपने अकाउंट हायरार्की को समझना है कि किसी भी सेगमेंट के अंदर जो है ना वो अकाउंट की हायरार्की हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखें चार्ट ऑफ अकाउंट का सेगमेंट्स है, ठीक है, जो कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। अब इसके अंदर देखें फॉर एग्जांपल ये चार्ट ऑफ अकाउंट का मैंने नेचुरल अकाउंट का लेट्स अज्यूम मैंने वो सेगमेंट बनाया, उसके अंदर मैंने हायरार्कीज़ बना दी हैं। लाइक फर्स्ट लेवल के ऊपर मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। और अगर मैं एसेट्स के अंदर जाकर देखूँ तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स है। अगर मैं करंट एसेट्स के अंदर जाकर देखूँ तो ये मेरे पास कैश, बैंक और रिसीवेबल्स है। और फिक्स एसेट्स के अंदर मैं जाकर देखूँ इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स है। इसी तरीके से अगर मैं एक्सपेंसेस में जाकर देखूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये सारे के सारे जो है ना वो हमारे पास हैं क्या, ये हमारे पास अकाउंटिंग की हायरार्की है। अब थोड़ा सा फर्दर मज़ीद हम लोग डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी इसी लेक्चर के अंदर, तो मैं आपको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपने चार्ट ऑफ अकाउंट डिफ़ाइन करना है तो आपको कौन सी टर्म्स के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें यह है कि डिफ़ाइन योर चार्ट ऑफ अकाउंट। जब आप स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, सेगमेंट्स होंगे और सेगमेंट्स के साथ लिंक होंगे सेगमेंट लेबल्स और उसकी वैल्यू सेट्स होंगी। एक्चुअली जब हम उस पर जाएंगे, जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू सेट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सेगमेंट्स होंगे और सेगमेंट्स के साथ हमारे लेबल्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले जो है ना ये 4 चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे और इन 4 चीज़ों से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर आपके पास आता है स्ट्रक्चर के इंस्टेंसेस क्रिएट करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चार्ट ऑफ अकाउंट के स्ट्रक्चर को रीयूज़ कर सकते हैं। सो रीयूज़ द सेम चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर टू क्रिएट डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर इंस्टेंसेस दैट फिट योर एंटरप्राइज नीड्स। आप अपनी एंटरप्राइज की नीड के मुताबिक जो है ना आप लोग इसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास ओरेकल ई बिजनेस में नहीं था, ये ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन के अंदर आया। अब उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास अकाउंट्स की हायरार्कीज़ हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स हैं और ये डेट इफेक्टिव बेस आप अपनी हायरार्कीज़ बना के उनको पब्लिश कर सकते हैं। डेट इफेक्टिव से क्या मुराद है, लाइक 2022 का डिफरेंट आपने एक हायरार्की बना दी और 2023 की डिफरेंट बना दी। मे भी कुछ अकाउंट्स आपको प्रीवियस हायरार्की में डिसेबल करने पड़े और न्यू हायरार्की में ऐड करने पड़े। इस वजह से ओरेकल के अंदर आपके पास इसकी हायरार्कीज़ भी अवेलेबल हैं अकाउंट्स की, जो कि आपको लाइक आपके अकाउंट्स की हायरार्कीज़ को डील करने और मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। जब आप ये हायरार्कीज़ वगैरह क्रिएट कर लेंगे तो अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, आप सिक्योरिटी रूल क्रिएट कर सकते हैं और क्रॉस वैलिडेशन रूल क्रिएट कर सकते हैं। अब यह है कि जब आपने डिफाइन सेगमेंट वैल्यू सिक्योरिटी रूल्स, अब सेगमेंट वैल्यूज़ जब आप बनाएंगे तो आप उसके ऊपर सिक्योरिटी रूल्स बना सकते हैं। सिक्योरिटी रूल से मुराद है कि फ़लाँ कंपनी का पर्सन फ़लाँ वैल्यूज़ को यूज़ कर सकता है, वो हर वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकता। वो क्रॉस वैलिडेशन रूल्स बनाएंगे। क्रॉस वैलिडेशन ये है कि ये वाले कम्बिनेशन फ़लाँ पर्सन को इस केस में अलाउड है और ये वाले कम्बिनेशन अलाउड नहीं है। तो हम फर्दर थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो अब ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट के स्ट्रक्चर के अंदर सेगमेंट्स होंगे। सेगमेंट मैंने आपको बता दिया पहले अच्छे तरीके से कि सेगमेंट मीन एक कॉलम, ठीक है, और उसके अंदर कंपनी, नेचुरल अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, प्रोजेक्ट, ये डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं। अब हर सेगमेंट के अंदर आपके लेबल्स होंगे। लेबल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनमें से कोई भी लेबल उसके साथ अटैच हो सकता है और उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होगी। वैल्यू सेट भी मैंने आपको बताया कि आपने वैल्यू सेट जो है वो बनानी है और उसके अंदर यूज़ करनी है। वैल्यू सेट एक बेसिकली इंडिपेंडेंट आपके पास फील्ड होगी। इसको हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर के आप इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंसेस आप ये कह सकते हैं कि उसकी
कॉपी ही होगी और जिसके अंदर आपके पास वैल्यू सेट ओवरराइड हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 जो सा वो सेगमेंट्स का स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें से हो सकता है कि एक सेगमेंट ओनली ओवरराइड हो रहा हो, बाकी सारे के सारे शेड हो रहे हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप उसकी वैल्यू सेट्स को जो सा ना वो शेड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट उसके अंदर अवेलेबल होगी और उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। अब जब आपके पास वैल्यू सेट होता है तो उसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ भी होती हैं और आपकी अकाउंट हायरार्कीज़ भी होती है। वैल्यूज़ के बारे में भी मैंने आपको पहले बता दिया, अकाउंट हायरार्की के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब वैल्यू सेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उसके ऊपर आप सेगमेंट वैल्यू के ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हैं और उसके कोड कम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं। अब जब कोड कम्बिनेशंस आप क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर आप क्रॉस वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। क्रॉस वैलिडेशन रूल से मुराद मैं अभी आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाकर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स के स्ट्रक्चर को फर्दर हम लोग मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। मैं बार बार आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि जब हम लोग हैंड्स ऑन करें आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का आइडिया हो, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर इज़ ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द चार्ट ऑफ अकाउंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये बेसिक है, ये कोर है, ये नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो डिफाइन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, इसके अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि 5 सेगमेंट्स होंगे, उसके सीक्वेंस नंबर होंगे, उसके लेबल्स होंगे, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट सेगमेंट्स होगा। ये सारे का सारा आप स्ट्रक्चर में डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना आप उसके स्ट्रक्चर के इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल चार्ट ऑफ अकाउंट कैन शेयर द सेम स्ट्रक्चर बट ईच मे बी कस्टमाइज डिफरेंटली टू फिट योर ट्रांजैक्शनल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आपकी ट्रांजैक्शनल और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए ये ओवरराइड हो सकते हैं कुछ उसके सेगमेंट्स। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखें कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर है और उसके इंस्टेंसेस हैं। अगर मैं देखूं ये चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना वो मैंने 2 अलग अलग आप ये कह सकते हैं कि इंस्टेंसेस क्रिएट कर लिए हैं। एक कॉर्पोरेट चार्ट ऑफ अकाउंट है, एक मेरे पास है सब्सिडरी चार्ट ऑफ अकाउंट। अब मैं देखूं तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, चार्ट ऑफ अकाउंट या स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके होंगे सेगमेंट्स, ठीक है। ये मेरे पास एक सेगमेंट है, ये मेरे पास दूसरा सेगमेंट है, ये मेरे पास तीसरा सेगमेंट है। और सेगमेंट के ऊपर ये जो कंपनी है ये क्या है, ये इसका लेबल है प्राइमरी बैलेंसिंग सेगमेंट। डिपार्टमेंट का लेबल है सेकेंडरी बैलेंसिंग सेगमेंट और अकाउंट का लेबल जो है वो क्या कहते हैं सेगमेंट है नेचुरल अकाउंट, लेबल है नेचुरल अकाउंट। ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस लेबल के अंदर ये जो कंपनी के आप अलग से वैल्यू सेट बनाएंगे, डिपार्टमेंट के आप अलग से वैल्यू सेट बनाएंगे और जो सा अकाउंट की आप अलग से वैल्यू सेट बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो है इसकी बेस के ऊपर आप 2 अलग अलग फॉर एग्जांपल हमने इंस्टेंसेस क्रिएट कर ली, एक कॉर्पोरेट का और एक सब्सिडरी का। तो इसमें आप देखें कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी वही यूज़ हो रहा है, डिपार्टमेंट यूज़ हो रहा है और अकाउंट्स यूज़ हो रहा है। अब इसमें भी कंपनी, डिपार्टमेंट और अकाउंट्स है, बस इसमें अकाउंट के अंदर जो है ना अब हमने डिफरेंट सब्सिडरी यूज़ कर ली है, सब्सिडरी की वैल्यू सेट यूज़ कर लिया इसके अकाउंट के अंदर। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू सेट के अंदर वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो है ना अकाउंट हायरार्की है, अकाउंट इसमें अकाउंट वैल्यू सेट है और इसमें अकाउंट सब्सिडरी की वैल्यू सेट है। इस तरीके से आपकी वैल्यू सेट जो है वो डिफरेंट इंस्टेंस के अंदर डिफरेंट हो सकती है। आई होप कि आपको इसके ऊपर जो है ना इसका बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा। अगर नहीं है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, मैं आपको जो है ना उसका आंसर दूंगा और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब क्वालिफायर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसके क्वालिफायर्स होते हैं या आपके पास सेगमेंट के लेबल्स होते हैं। फ्यूजन के अंदर लेबल्स हैं, ई बिजनेस के अंदर इसको हम लोग क्वालिफायर्स कहते हैं, ठीक है। सेगमेंट लेबल्स असाइन स्पेसिफिक फंक्शनलिटी टू सर्टेन सेगमेंट्स इन योर चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर। यू मे यूज 3 बैलेंसिंग सेगमेंट्स टू अलाउ फॉर ग्रैनुअल ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग एंड द फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरेकल जो सा है ये फ्यूजन के अंदर 3 लेवल के ऊपर बैलेंसिंग सेगमेंट्स हो सकते हैं, प्राइमरी बैलेंसिंग सेगमेंट, सेकेंडरी बैलेंसिंग सेगमेंट एंड थर्ड बैलेंसिंग सेगमेंट। अब इसमें जाकर आप ये देखें कि ये 2 जो लेबल्स हैं ये मस्ट है किसी भी अकाउंटिंग फ्लैक्स फील्ड के अंदर। किसी भी अकाउंटिंग फ्लैक्स फील्ड के अंदर आपके पास प्राइमरी बैलेंसिंग सेगमेंट लाजमी होगा और इसके अंदर नेचुरल अकाउंट का सेगमेंट लाजमी होगा। इन 2 के बगैर आपका जो है वो
आपका फ्लेक्स फील्ड नहीं बन सकती। अब प्राइमरी बैलेंसिंग सेगमेंट क्यों यूज़ होता है? इंश्योर ऑल जनरल आर बैलेंस फॉर ईच बैलेंसिंग सेगमेंट वैल्यूज़। अब जो हर कंपनी इसके अंदर वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल आप ये देखें, आपने कंपनी को ले लिया प्राइमरी बैलेंसिंग सेगमेंट। अब कंपनी के अंदर जो है आपके पास 5 डिफरेंट कंपनीज है, ICM सॉफ्टवेयर हाउस है, ICM ट्रैवल एंड टूरिज्म है, तो उसका जब आप उसको बैलेंसिंग सेगमेंट वैल्यूज़ कह लेंगे, उसका ट्रायल एंड डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस हमेशा इक्वल होंगे ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, वो कभी डिफरेंट नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपको हमेशा हर एंट्री के लिए डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखनी पड़ेगी, तो फिर ही आपका जेवी पास होगा, अदरवाइज वो जेवी पास नहीं होगा। ये प्राइमरी बैलेंसिंग सेगमेंट लेवल के ऊपर है, ठीक है। और नेचुरल अकाउंट लाजमी है, क्योंकि नेचुरल अकाउंट आपकी अकाउंट से रिलेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। मैप टू एन अकाउंट टाइप, फाइनेंशियल कैटेगरी एंड अदर की ट्रांजैक्शंस। अब सेकेंडरी बैलेंसिंग सेगमेंट थर्ड लेवल ये ऑप्शनल है, उसके बाद इंटर कंपनी सेगमेंट इज़ ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपने जो सा है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस करनी है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट सेंटर है, ओनली रिक्वायर्ड अगर आपने सर्टन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस करनी है तो फिर ये रिक्वायर्ड है, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक्सपेंसेस यूज़ करना चाह रहे हैं या आप फिक्स एसेट्स के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैनेजमेंट सेगमेंट फ़िलहाल नहीं है, ये ओरेकल ने जो है ना फ्यूचर के लिए जो है ना वो प्लान किया, तो ये इसके क्वालिफाइड्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हायरार्कीज़ होती हैं, आप इसमें से हायरार्कीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक वैल्यू सेट के अंदर मल्टीपल हायरार्कीज़ हो सकती हैं, लाइक मैनेजमेंट से रिलेटेड हायरार्कीज़ हो सकती है और जियोग्राफिक से रिलेटेड हायरार्कीज़ हो सकती है, और हर हायरार्की के डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि उसके अंदर यूज़ हो सकते हैं। अब इनको आप यूज़ करके सेगमेंट वैल्यू की सिक्योरिटीज़, आप सेगमेंट के वैल्यू के अंदर सिक्योरिटीज़ होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आपके पास एक कॉस्ट सेंटर है, आपने कहा कि कॉस्ट सेंटर इक्वल टू अकाउंटिंग, तो ये आपकी होगी सिक्योरिटी की कंडीशन। सिक्योरिटी की कंडीशन के लिए आपने डिफरेंट डाटा रोल बना दिए, आपने डाटा रोल बना दिया जनरल अकाउंटेंट इन्फ्यूजन फॉर द USA। अब आपने USA के जो यूज़र्स हैं इस डाटा रोल के साथ में आपने लिंक कर दिया इस कंडीशन को, और इसको आप कहेंगे आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी। जब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आप अपनी डाटा की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनाएंगे, और सिक्योरिटी पॉलिसी कम्बिनेशन होगी आपके सिक्योरिटी कंडीशन एंड डाटा रोल का, ठीक है। इसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि कौन से यूज़र को कौन से डाटा की एक्सेस आप लोगों ने देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं कि जिसके थ्रू आप सेगमेंट की जो है ना वो सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। तो सेगमेंट सिक्योरिटी डिफाइन सिक्योरिटी रूल्स अगेंस्ट योर वैल्यू सेट्स टू कंट्रोल एक्सेस टू द पेरेंट और डिटेल सेगमेंट वैल्यूज़। सो सिक्योरिंग ए वैल्यू सेट डिनाइज एक्सेस टू ऑल द वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट। जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी, जो भी जो है ना वैल्यूज़ उस कंडीशन को मैच नहीं कर रही होंगी, वो उसको नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। ये सिक्योरिटी रूल्स है। जिस तरीके से आप इधर देखें कि हमारे पास जो है ना 2 हायरार्कीज़ हैं, मैनेजमेंट हायरार्कीज़ है और जियोग्राफिकल हायरार्की है। अब इस जियोग्राफिकल हायरार्की के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने अलाउ की हुई हैं, और ये वैल्यूज़ जो है ना वो मैंने एक्सेस डिनाइड कर दी है। इस तरीके से आप किसी वर्जन के अंदर कुछ वैल्यूज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और कुछ वैल्यूज़ को आप डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर वैल्यू सेट्स होंगी। इसके वैल्यू सेट्स के बाद हम जाते हैं क्रॉस वैलिडेशन रूल्स। या क्रॉस वैलिडेशन रूल्स से ना ये कुछ सर्टन रूल्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक सेगमेंट बनाया है कॉस्ट सेंटर का, एक सेगमेंट आपने बनाया है प्रोजेक्ट का। आप कहते हैं कि अगर उसमें प्रोजेक्ट हो तो फिर कॉस्ट सेंटर ना हो कोई, और अगर कोई कॉस्ट सेंटर हो तो प्रोजेक्ट ना हो, ये आपने क्रॉस वैलिडेशन का रूल बना दिया। या आपने कहा कि अगर कंपनी की वैल्यू ये है तो ये डिपार्टमेंट उसके अंदर अलाउड ना हो। लेट्स से जो आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर आपने एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया। अब आप कहते हैं कि जो कि आपकी होल्डिंग कंपनी के अंदर है, तो आपने कोई भी यूज़र जब एक होल्डिंग कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी यूज़ करता है तो दूसरी कंपनी के साथ वो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को ना यूज़ कर सके। इस तरीके से आप अपने वैलिडेशन फ़िल्टर लगाएंगे जो कि आपके क्रॉस वैलिडेशन फ़िल्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा जो सा इसका स्ट्रक्चर आ गया, आप थोड़ा सा देख लेते हैं। ई बिज़नेस और फ्यूजन के बारे में ये डिफरेंसेस हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और एक ई बिज़नेस के अंदर स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जबकि फ्यूजन के अंदर स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने ऐड कर दिए, ठीक है। और एक ई बिज़नेस के अंदर सिर्फ
वन बैलेंसिंग सेगमेंट होता है और सेकेंडरी ट्रैकिंग सेगमेंट होता है, जबकि फ्यूजन के अंदर 3 बैलेंसिंग सेगमेंट है। तो जो सा है ओरेकल ई बिज़नेस के अंदर सेगमेंट क्वालिफायर होते हैं और फ्यूजन के अंदर सेगमेंट लेबल्स होते हैं। अब जब आप फ्लेक्स फील्ड बना लेते हैं, ओरेकल ई बिज़नेस के अंदर हम फ्लेक्स फील्ड को कंपाइल करते हैं और ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन के अंदर जो है ना हम लोग फ्लेक्स फील्ड को डिप्लॉय करते हैं। अब ये थोड़ा सा स्टेप है, सीक्वेंसेस है कि जब आपने काम करना है, जब आपने अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हम वैल्यू सेट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम क्रिएट सेट वैल्यूज़ को क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये तीनों चीज़ें इसको हायरार्कीज़, सिक्योरिटी रूल्स और वैलिडेशन रूल्स ऑप्शनल हैं, आप बाद में भी लगा सकते हैं और आप इसी सीक्वेंस से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा स्टेप्स हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा हैंड जोन की तरफ और मैं हैंड जोन पे आपको जो है ना ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाता हूँ। चलिए फिर। Does your company need Oracle consultancy services for Oracle eBusiness and Oracle Fusion Cloud? If yes, ICM Software House is a multinational ERP consultancy company dealing in end-to-end ERP solution implementations on Oracle technologies, including Oracle eBusiness and Oracle Fusion Cloud implementations, business intelligence, mobile application development, and integrations. We are a team of dedicated professionals providing on-site and offshore ERP consultancy services in the international market. ICM is helping clients digitally transform and streamline their business processes by integrating many departments using ERP solutions to have paperless environments, along with the best analytical solutions for decision makers through business intelligence, and by ensuring business data availability and approvals on mobile apps. ICM's head office is located in Pakistan. With branch offices in many countries around the world, including Saudi Arabia, the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, and the United Arab Emirates. ICM provides Oracle ERP services, including solution-driven implementation based on best practices, 24/7 on-site and offshore support, business intelligence solutions, including data warehousing, mobile application development for e-business and Fusion application, corporate trainings, resource outsourcing on-site and offshore support, health checks, upgrading services, especially in Oracle. We offer comprehensive solutions to our clients for managing financial, human resources, procurement, supply chain, manufacturing, projects, property, asset maintenance, asset lifecycle management solutions, and more. We have a great deal of experience in healthcare, telecom, banking, real estate, construction, and the manufacturing business sectors. For more information, please visit our website or contact us via email, phone, or WhatsApp. We look forward to speaking with you soon. अब मैं एप्लीकेशन की लॉगिन स्क्रीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ और उसके बाद मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना मैं आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा जो है स्प्रिंग बोर्ड आ गया है। स्प्रिंग बोर्ड में जो है सबसे पहले मैं अपने यूज़र पे क्लिक करता हूँ राइट साइड के ऊपर और ये आ रहा है सेटअप एंड मेंटेनेंस। तो मैंने सेटअप एंड मेंटेनेंस के ऊपर क्लिक किया। सेटअप एंड मेंटेनेंस के अंदर ये मुझे टास्क आ रहा है, तो टास्क के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैनेज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पे चला गया। तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके तो अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, अब मैं इसके ऊपर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ICM ट्रेनिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये मैंने एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया ताकि मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाऊं और मैं अपने मॉड्यूल चूज़ कर लूं। अब ये फंक्शनल सेटअप मैनेजर का पार्ट जो है ना ये पहले मैं आपको प्रीवियस एपिसोड्स में बता चुका हूं, और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखी तो बेहतर है कि आप स्टार्ट से एपिसोड नंबर 1 से स्टार्ट करें और देखते जाएं, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर गया। फाइनेंशियल्स पे जाके जो है ना मैंने जो मॉड्यूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी है फॉर द टाइम बिंग उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो मैं
ये मॉड्यूल्स इसमें से चूज़ कर लेता हूँ फाइनेंशियल के। एक तो कोर मॉड्यूल्स होते हैं और एक ये डिटेल एडिशनल जो है ना कुछ फीचर्स होते हैं जो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ ये फीचर्स चूज़ किए हैं, इसके बाद मैं सेव एंड ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो आप इसमें से टास्क चूज़ करेंगे या मॉड्यूल चूज़ करेंगे या ऑफरिंग्स चूज़ करेंगे, उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बिल्ड कर देगा, जिसमें आपके तमाम टास्क जो है ना वो एक सीक्वेंस के हिसाब से होंगे, जिसमें आप जाके जो है ना अपनी एक सीक्वेंशियल लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप जाकर जो है ना तमाम अपने एक्शन परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना फंक्शनल सेटअप मैनेजर जो है वो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। तो अब ये फंक्शनल सेटअप मैनेजर के अंदर जाके फाइनेंशियल्स का ये जो है वो मेरे पास टास्क लिस्ट आ गई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सॉर्ट ऑफ मेरा प्रोजेक्ट का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आ गया कि कौन से इसके अंदर टास्क हैं जो कि मुझे किस सीक्वेंस से परफॉर्म करने हैं। अब सबसे पहले जब मैं आता हूँ डिफाइन कॉमन एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर फाइनेंशियल्स के ऊपर गया। अब ये जो है ना सिंक्रोनाइजेशन यूज़र के लिए है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इम्प्लीमेंटेशन यूज़र का भी बता चुका हूँ। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स फॉर फाइनेंशियल्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, इसके अंदर आ रहा है हमारे पास डिफाइन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एस्टैब्लिश एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये मैं आपको प्रीवियस एपिसोड में बता चुका हूँ। रेफरेंस डाटा भी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था। उसके बाद हमारे पास जो आता है डिफ़ाइन जियोग्राफीज़ है। जियोग्राफिक्स जो है ना आप इधर से जियोग्राफिकल लोकेशंस वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिन जियोग्राफी के अंदर आपके पास जो है ना वो आपका बिज़नेस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफ़ाइन फाइनेंशियल एंटरप्राइज फॉर द फाइनेंशियल। अब मैं फाइनेंशियल में गया तो ये आप इधर से एंटरप्राइज़ की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। जिस तरह के आप ओरेकल के ऊपर काम कर रहे हैं, ओरेकल ई बिज़नेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ओरेकल ई बिज़नेस के अंदर आपके पास बिज़नेस ग्रुप होता है। इसी तरीके से आपके पास आपकी एंटरप्राइज़ की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप इधर से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, आप एंटरप्राइज़ के ऊपर जाके क्लिक करें तो ये आपके पास आपकी एंटरप्राइज़ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसको आप अगर एडिट करना चाहें तो आप इधर से एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। अपडेट का मतलब ये है कि वो उसका एक नया वर्जन रिकॉर्ड का क्रिएट कर लेगा कि फ्रॉम दिस डेट द डेटा इज चेंज। करेक्ट का मतलब यह है कि वो फ्रॉम द डेट 1 इसको चेंज कर देगा। जिस तरह ओरेकल एचआरएम में इसके अंदर डेट ट्रैक होता है, इसी तरीके से इसके अंदर होगा। सो लेट्स अज्यूम इसके अंदर मैं जाता हूँ, मैं इसको करता हूँ करेक्ट। अब मैं करेक्शन मोड में कर रहा हूँ तो उसको पहले से करेक्ट कर देगा। अब इसके अंदर से नाम आ रहा है, इफेक्टिव डेट आ रही है और इसका स्टेटस आ रहा है। ठीक है, अब ये इसके अंदर कुछ और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अदर क्लासिफिकेशन के ऊपर आप जाएँ तो इसकी अदर क्लासिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर जो है ना आपके पास कॉन्टेक्स्ट वैल्यू है जो कि DFF के अंदर से आपके पास आ सकती है। आप कुछ अटैचमेंट्स कर सकते हैं। इसका वर्क डे की इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर कौन सी फ्लैक्स फील्ड की फ्लैक्स फील्ड जो से कौन सी इसकी यूज़ होगी, सैलरी के लिए कौन सा असाइनमेंट लेवल यूज़ होगा, ये HR से रिलेटेड है। आपका एम्प्लॉय नंबर किस तरीके से होगा, ऑटोमेटिक होगा या क्या होगा, और इसका इनिशियल नंबर क्या है। ये सारी की सारी डिटेल आपकी एंटरप्राइज से रिलेटेड जो है ना वो सारी की सारी इधर अवेलेबल है, जो कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। इधर से एंटरप्राइज का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ ICM एंटरप्राइज फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो ये मेरी चेंजेस जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सबमिट करने के बाद ये तो मेरी एंटरप्राइज हो गई। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम मैं इसको कर लेता हूँ डन। तो एंटरप्राइज़ के बाद मैं चलता हूँ, अपने पास ये आ रहा है लीगल डिफाइन लीगल जुरिडिक्शंस एंड अथॉरिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल्स। इसमें हम अपनी लीगल जुरिडिक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम लोग अपने एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं, लीगल एंटिटीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। लीगल एंटिटीज़ पहले हम लोगों ने डिफ़ाइन की है, तो जो है ना आप इधर से जो है ना वो लीगल एंटिटीज़ जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं उसको आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लीगल एंटिटी डिफ़ाइन करेंगे, लीगल एंटिटीज़ की रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेट्स अज्यूम मैं इधर से अपनी एक लीगल एंटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने बनाई थी। इधर जाके मैं इसका जो है ना सबसे पहले स्कोप चूज़ करूँगा। स्कोप के अंदर मैं जाता हूँ, जो मैं कहता हूँ सिलेक्ट एंड ऐड। ठीक है, जो पहले वाली बनी हुई है उसको सिलेक्ट करना है और मैंने उसको इसके साथ लिंक करना है।
इसको अब मैं करूँगा अप्लाई एंड गो टास्क। तो ये मुझे सारी की सारी अवेलेबल लीगल एंटिटीज़ दिखा रहा है इस इंस्टेंस के अंदर। तो लेट्स अज्यूम मैं इसमें से जाके देखता हूँ अपनी लीगल एंटिटी। हमारे पास एक लीगल एंटिटी डिफाइन होगी लाइक ICM सॉफ्टवेयर हाउस करके। ये मैंने लीगल एंटिटी सेलेक्ट कर लिया ICM सॉफ्टवेयर हाउस की, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आके फॉर एग्जांपल इसको सेव एंड क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास लीगल एंटिटी आ गई, ये इसका एड्रेस आ गया, इसको मैंने सेव एंड क्लोज कर लिया। तो ये मेरी लीगल एंटिटी जो है ना इस सारे स्कोप में सिलेक्ट हो गई है। लीगल एंटिटी मैं डिफ़ाइन भी कर सकता था। तो एनी हाउ अभी हम लोग चलते हैं डिफ़ाइन लीगल रिपोर्टिंग यूनिट्स फॉर फाइनेंशियल्स के ऊपर। इधर से जाके हम लोगों ने अपना फाइनेंशियल्स का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ठीक है। तो मैनेज लीगल रिपोर्टिंग यूनिट्स पे हम जाएंगे, इधर हम अपना रिपोर्टिंग यूनिट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आ रहा है हमारे पास क्या कहते हैं डिफ़ाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। अब मैं डिफ़ाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर गया तो सबसे पहले ये तीन चीज़ें आ रही हैं। फाइनेंशियल, जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें ये है कि आप जो है ना वो लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर हम बाद में देखेंगे। उससे पहले जो है ना हमारे पास 3 जो चीज़ें हैं जो कि लेजर के लिए ज़रूरी हैं, वो है चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर एंड करेंसी। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे जब सबसे पहले जाएंगे तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट के तमाम टास्क दिखा रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट बिल्ड करने के लिए, जिसमें से सबसे पहले आ रहा है मैनेज वैल्यू सेट्स, ठीक है। तो पहले हम वैल्यू सेट्स क्रिएट करेंगे, फिर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, फिर हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ वैल्यूज़ दे के देखते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि मैं इसके ऊपर गया, मैं वैल्यू सेट क्रिएट करनी है। मैं फॉर एग्जांपल अपनी एक फ्लेक्स फील्ड बनाना चाह रहा हूँ, अपना एक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ ICM चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेट्स अज्यूम ये मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूँ ICM COAS, ICM का चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। COS मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। इसमें मैं 3 सेगमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं कहता हूँ मैंने एक कंपनी क्रिएट करनी है। इसमें मैं कहता हूँ लेट्स अज्यूम मैंने कंपनी के बाद मैं कहता हूँ कॉस्ट सेंटर, और मैं कहता हूँ मैंने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। अब मैं कहता हूँ मैं इसके अंदर हर एक का जो है ना वो ICM COA, मैं कहता हूँ ICM _ कंपनी, ये मैं सेगमेंट क्रिएट कर इसके साथ वैल्यू सेट क्रिएट करूँगा, ठीक है। ICM _ कॉस्ट सेंटर, और मैं इधर से कहता हूँ ICM _ अकाउंट्स। ये मैं 3 जो है ना वो वैल्यू सेट्स क्रिएट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंपनी के जो है इसको मैं रखूँगा करैक्टर, इसको मैं रखूँगा करैक्टर, इसको मैं रखूँगा करैक्टर, ये इसकी डाटा टाइप होगी। अब मैं कंपनी की जो डिजिट्स हैं वो मैं फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 2 रखता हूँ, कॉस्ट सेंटर के मैं 2 रखता हूँ, और मैं अकाउंट्स के लेट्स अज्यूम 6 रखता हूँ। तो ये मैं इसका क्रिएट करूँगा। उसके बाद जो उसके लेबल्स क्रिएट करने हैं, इसको मैं प्राइमरी बैलेंसिंग यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसको मैं कॉस्ट सेंटर रखूँगा, और इसको मैं नेचुरल अकाउंट रखूँगा। ये मैंने एक फ्लेक्स फील्ड क्रिएट करनी है जिसका नाम ICM COAS होगा, जिसमें 3 जो है वो सेगमेंट्स होंगे, और उसके बाद जो है ना एक प्राइमरी होगा, एक कॉस्ट सेंटर होगा, और एक नेचुरल होगा। उसके बाद जो है मैं इधर चला गया। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर, सबसे पहले मैंने वैल्यू सेट्स क्रिएट करने हैं। तो मेरे पास मैंने ये एक वैल्यू सेट क्रिएट करना है ICM कंपनी के नाम से, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है सर्च करने के लिए। इधर से मैं वैल्यू सेट्स को सर्च कर सकता हूँ, और इधर से जाके जो है ना वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर पहले से डिफाइंड है और आपने उसको सर्च करना है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं जो है वैल्यू सेट्स क्रिएट करता हूँ। मैंने इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक किया, तो इधर मैंने आपने वैल्यू सेट का कोड देना है, ये मैंने इसका कोड दे दिया। आप इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आप इसका मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूल हमारा जनरल लेजर होगा,
ठीक है, इसमें से हम लोग बेहतर है कि चूज़ कर लेते हैं। ये जनरल लेजर है और इसकी वैलिडेशन टाइप क्या है। अब देखिए मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की वैलिडेशन है, इंडिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट भी है, टेबल भी है, सबसेट भी है, व्यू ऑब्जेक्ट भी है। तो अभी हम लोग अकाउंटिंग फ्लेक्स की फील्ड के अंदर जो है ना इंडिपेंडेंट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट मैंने इसकी टाइप यूज़ कर ली। अब कह रहा है जी कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी। डाटा टाइप में मैंने इसको करेक्टर चूज़ कर लिया। अब जब मैं करेक्टर चूज़ करूँगा तो थोड़ी सी फर्दर इसकी डिटेल आ जाएगी। करेक्टर के अंदर पूछ रहा है कि इसकी सब टाइप क्या होगी। आपने टेक्स्ट रखनी है, मैंने टेक्स्ट रख ली। उसके बाद जो है ना इसकी लेंथ पूछ रहा है कितनी है, तो मैंने इसकी 2 लेंथ रख दी। और मिनिमम वैल्यू क्या रखनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या रखनी है, अपर केस ओनली, फिल ज़ीरो कर लेता हूँ। ठीक है, अपर केस भी कर लेता हूँ। तो नॉर्मली क्या है कि आपको जो है ना अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड के अंदर जो है डाटा टाइप करेक्टर ही रखनी चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिक से आपको रिपोर्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फ़िलहाल एज अ बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसकी करेक्टर ही रखें। मैंने एक वैल्यू सेट क्रिएट किया है ICM कंपनी के नाम से। ठीक है, मेरी ICM कंपनी के नाम से एक वैल्यू सेट क्रिएट हो गई है। अब मैं एक और वैल्यू सेट क्रिएट करता हूँ। इसमें मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ICM कॉस्ट सेंटर, मैंने इसका नाम रखना है ICM कॉस्ट सेंटर। इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। इसको मैंने इधर से मॉड्यूल चूज़ कर लिया, जनरल लेजर। उसके बाद मैंने इसकी टाइप इंडिपेंडेंट रख ली और उसके बाद मैंने जो है ना इसको करेक्टर रख लिया। अगर मैंने सिक्योरिटी इस पर इनेबल करनी है तो मैं इसको सिक्योरिटी इनेबल कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इधर जाके इसकी डाटा टाइप को मैंने रखा टेक्स्ट की, इसमें मैंने लेंथ रखी 2, इसको अपर केस ओनली और मैंने फिल ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने अपने एक कॉस्ट सेंटर की जो सी है वो वैल्यू सेट क्रिएट कर दी। अब मैं एक और क्रिएट करता हूँ ICM अकाउंट्स के नाम से। तो मैं ICM इधर गया, इधर जाके मैंने एक क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैंने इसमें ICM अकाउंट्स, इसमें अकाउंट्स चूज़ कर लिया। इधर से अब मैं जाके गया जनरल लेजर के ऊपर। यहाँ से मैंने जनरल लेजर चूज़ किया। जनरल लेजर चूज़ करने के बाद मैंने इसको चूज़ कर लिया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में मैंने इसकी करेक्टर टाइप चूज़ की और सेम उसी तरीके से मैंने टेक्स्ट, इसकी लेंथ मैंने कर दी 6। ठीक है, और ये मैंने अपर वैल्यू और मैंने इसकी फिल ज़ीरो कर दिया। अब ये 3 जो है ना वो मैंने अपनी वैल्यू सेट्स क्रिएट करनी। अब मैं इसको सर्च करना है तो मैं इसको सर्च भी कर सकता हूँ। इधर से ICM पे जाके इंडिपेंडेंट में जाके मैंने करेक्टर में जाके मॉड्यूल में जाके लेट्स अज्यूम जनरल लेजर, मॉड्यूल में जनरल लेजर मैंने चूज़ कर लिया। इधर से मैं ICM करके इसको परसेंटेज करके मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये मुझे ICM की एक वैल्यू सेट मुझे दिखा रहा है जो कि इसने एक क्रिएट की है। ठीक है, तो इसमें ये भी तो 2 होनी चाहिए क्रिएट। एनी हाउ हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि होपफुली जो है ना वो उसके अंदर आ जाएगा। मैनेज वैल्यूज़ में से जाके वैल्यूज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग बाद में ऐड करेंगे। पहले हम अपनी जो है ना वो एक फ्लेक्स फील्ड मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने सेव एंड क्लोज़ कर दिया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी एक वैल्यू सेट्स क्रिएट कर ली। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर पे जाके मैंने इसको नेक्स्ट किया और ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर। मैं उसको स्ट्रक्चर को सर्च कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करके सर्च करता हूँ तो ये जनरल लेजर आ गया। जनरल लेजर पे जाके मैंने मैनेज स्ट्रक्चर्स पे जाके जो है ना वो मैंने अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने स्ट्रक्चर्स में जाके मेरे पास इधर ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिफाइंड होंगे, आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस पे गया क्रिएट करने के लिए मैंने इसका स्ट्रक्चर का नाम रख लिया। मैंने रख लिया ICM COAS, ये इसका नाम रख लिया। अब ये नाम जो है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब आपका OTBI के अंदर जो है ना वो यूज़र्स को जो दिखाएगा वो यही नाम दिखाएगा। तो मैंने ICM चार्ट ऑफ अकाउंट्स कर लिया एज ए डिस्क्रिप्शन के तौर पे। अब डेलीमीटर जब आपका कोड का कम्बिनेशन बनता है ना, उस कम्बिनेशन के अंदर आपने कौन सा सिंबल यूज़ करना है वो आप लगाएंगे। प्लस लगा सकते हैं, तो नॉर्मली हम लोग डॉट्स लगाते हैं, तो मैंने डॉट लगा दिया। तो ये मेरे पास बेसिकली फ्लेक्स फील्ड आ गया, ये फ्लेक्स फील्ड का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो सा है मैं फॉर एग्जांपल इसको सेव कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर के अंदर जो सा ना मैंने सेगमेंट्स ऐड करने हैं। इस पर मैं जाऊँगा सेगमेंट्स के ऊपर ऐड करूँगा। तो इसमें आ गया जी सेगमेंट नंबर। सबसे पहले आपने कौन सा रखना है, मैंने इसका सेगमेंट 1 जो है ना उसका नाम रख लिया लेट्स अज्यूम ICM कंपनी। ठीक है, इसका मैं कोड कंपनी भी रख सकता हूँ।
मैं चलो इसका कोड कंपनी रख लेता हूँ। API का नाम जो है ना, ये API का नाम आपका बेसिकली इसकी बेस पे खुद ही क्रिएट कर देगा, लेकिन ये API का नाम वो होगा जो कि आपकी जो है ना इंटीग्रेशन के लिए या जो वेब सर्विसेज के लिए जो है ना वो आपका यूज़ होगा और आपको नज़र आएगा। इसका सीक्वेंस नंबर मैंने क्रिएट कर दिया 1। प्रॉम्प्ट हुआ जो कि यूज़र को दिखाएगा आपका प्रॉम्प्ट भी मैंने जो है ना इसका कर दिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद इसका लेबल है, मैंने चूज़ कर लिया कि मैंने इसको कौन सा लेबल देना है, तो मैं इसको कौन सा लेबल दूंगा, प्राइमरी बैलेंसिंग वैल्यू। इसको प्राइमरी बैलेंसिंग दे दिया। शॉर्ट प्रॉम्प्ट भी हम इसका लिख सकते हैं कंपनी, चूँकि एक ऑलरेडी शॉर्ट है तो मैं इसका एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ। समटाइम आपका सेगमेंट बड़ा होता है नेम, उसको आप शॉर्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अब डिस्प्ले विड्थ इसकी कितनी होगी, आप इधर से डिस्प्ले विड्थ चूज़ कर सकते हैं 2। अब इसकी रेंज लो हाई, ये रेंज को भी हम लोग रहने देते हैं। कॉलम नेम जो है ना वो हमने लगा दिया सेगमेंट 1। तो बेसिकली हमारे पास 30 सेगमेंट्स हैं, 30 सेगमेंट्स को हम लोग अपने पास यूज़ कर सकते हैं। और ये आ गया डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कोड। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट, चूँकि मैंने ये वैल्यू सेट ऑलरेडी क्रिएट की थी तो इसको मैंने ऑलरेडी इधर से चूज़ कर लिया, ठीक है। मैं इधर से जाकर लिस्ट में से जाके अगर देखूँ, लेट्स अज्यूम ICM करके मैं इस पे लिस्ट पे अगर मैं जाऊँगा तो इसमें मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा है ICM करके मैं इसको सर्च करता हूँ तो मुझे ये ICM की जो है ना ये दिखा रहा है, ठीक है। ICM कंपनी है, अकाउंट्स और कॉस्ट सेंटर, ये 3 मैंने क्रिएट किए थे, ये पहले का क्रिएट हुआ था, इसको हम छोड़ देंगे, हम इस पे काम करेंगे। तो हमने ICM कंपनी को इसमें से चूज़ कर लिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट को, तो ये हम लोगों ने एक सेगमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने सेव एंड क्लोज़ किया तो ये मेरा एक सेगमेंट आ गया। इसका नेम कंपनी आ रहा है, इसके नाम को मैं चेंज करके कंपनी के बजाय सिर्फ कंपनी करता हूँ ताकि ये 2 दफ़ा कंपनी ना आए। इसको मैंने जाके सेव कर लिया तो ये मेरा एक सेगमेंट क्रिएट हो गया फ्लेक्स फील्ड का। सेव एंड क्लोज कर ले तो मैं दूसरा सेगमेंट क्रिएट करता हूँ। तो दूसरे सेगमेंट का मैंने नाम रख दिया है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर कर लिया, डिस्क्रिप्शन कर ली, इसका सीक्वेंस नंबर मैंने कर लिया 2, पहले का 1 था, इसका 2 कर लिया, कॉस्ट सेंटर कर लिया। इधर से मैं कॉस्ट सेंटर इसका क्वालिफायर लगा देता हूँ, शॉर्ट नेम भी कॉस्ट सेंटर लगा लेता हूँ, डिस्प्ले विड्थ इसकी मैं 2 कर देता हूँ और इसके बाद कॉलम का जो नेम है वो मेरा सेगमेंट 2 आ जाएगा। सेगमेंट 2 के बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट जो सी होगी वो इसकी ये वाली जो सी ICM कॉस्ट सेंटर की जो मैंने क्रिएट की थी वो मैंने इसको असाइन कर दी। अब मैं इसको सेव एंड क्लोज़ कर देता हूँ तो ये मेरे पास दूसरा सेगमेंट आ गया। अब दूसरे सेगमेंट के बाद मैं लेट्स अज्यूम तीसरा सेगमेंट क्रिएट करता हूँ। तो तीसरे सेगमेंट के लिए फॉर एग्जांपल इसका मैंने नाम रख लिया अकाउंट्स का नाम रखा है। उसके बाद मैंने ये इसका नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, इसको नंबर 3 किया, इसका प्रॉम्प्ट किया। इसके लिए मुझे चूज़ करना है यहाँ से नेचुरल अकाउंट सेगमेंट एज ए लेबल के तौर पर। ये मैंने चूज़ कर लिया, अकाउंट्स में ऐड कर लिया, इसकी विड्थ को मैंने कर लिया है लेट्स अज्यूम 6। उसके बाद मैं कॉलम्स पे गया, कॉलम्स नंबर 3 मैंने इसको चूज़ कर लिया और मैं इसके अंदर से लेट्स अज्यूम ICM अकाउंट्स की वैल्यू सेट को चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी वैल्यू सेट चूज़ कर ली, इसको सेव एंड क्लोज़ कर लिया। अब सेव एंड क्लोज़ कर लिया, फिर इसको सेव एंड क्लोज़ कर लिया तो ये मेरी जो है ना एक वो आप कह लें कि फ्लेक्स फील्ड का स्ट्रक्चर बन गया। जब आप फ्लेक्स फील्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप इसके जो है ना इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम मैंने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, उससे पहले मैं इसको डिप्लॉयमेंट कर लेता हूँ। अगर आपने डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डिप्लॉय फ्लेक्स फील्ड आ रही है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने डिप्लॉय कैसे करना है। जब आप डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉयमेंट में जो है ना ये आपकी जितनी भी फ्लेक्स फील्ड बनी होंगी वो सारी एक ही वक्त में डिप्लॉय करेगा। अगर हम ओरेकल ई बिज़नेस को देखें तो ओरेकल ई बिज़नेस में क्या करता था कि जो आपके पास लाइक जनरल लेजर के अंदर अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड थी आप उसको अकेले को कंपाइल करते थे, लेकिन इसमें आप सारी की सारी जितनी भी फ्लेक्स फील्ड हैं उनको सबको इकट्ठा डिप्लॉय करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और उसके बाद जो है ना ये आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। अगर उसमें कोई एरर है या उसमें कोई वार्निंग है तो वो आपको इधर दिखा देगा ताकि आप उसको एरर या वार्निंग को फिक्स कर लें और उसके बाद आप अपना आगे चलें। जी, तो अब मेरी जो है ना ये फ्लेक्स फील्ड का स्ट्रक्चर जो है वो डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं।